हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम जो है पहला प्रकरण देखेंगे। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। ये हमारा पहला लेसन है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसके बारे में हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। देखो तुम्हें इसमें कथन में ही पता चल रहा है, दो चरांक यानी चरांक दो होगा। रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण मतलब कब होता है रेखीय समीकरण? जब चरांक का घात 1 होता है तब वह रेखीय समीकरण होता है। और दो चरांक बोला यानी कि उस समीकरण में तुम्हें दो चरांक मिलेंगे, चरांक दो मिलेंगे और दोनों भी चरांक का घात 1 होना चाहिए। जैसे XY चरांक हुआ, AB चरांक हुआ, MN चरांक हुआ, ठीक है। जैसे x + y = 5, मान लो a - b = 2, ठीक है, या m + n = 6 या 5m + n = 6। ये सब क्या है हमारे? देखो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। चरांक दो है और उनके घात भी 1 हैं, तो हम उसको कहेंगे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। देखो अब यहाँ पे परिभाषा दी गई है, क्या बोला है? जिस समीकरण में दो चरांक का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1, मतलब जो भी चरांक है उसका घात 1 होता है, तो उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें बोला जाए रेखीय समीकरण पहचानो, तो कैसे पहचानना? उसमें देखना कि जो चरांक होगा वो दो चरांक होंगे, उसमें किसी भी रूप में हो सकते हैं, कोई भी चरांक हो सकता है, लेकिन चरांक दो होना चाहिए और उनका घात 1 होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो है रेखीय समीकरण होंगे दो चरांक वाले। अब देखो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या है? दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप है ax + by + c = 0। ये होगा इनका मानक रूप, ठीक है। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का ये मानक रूप है ax + by + c = 0। मतलब यहाँ पे चरांक क्या है? x और y चरांक हैं, और ये जो a है, b है और ये c है, ये क्या है? इसके गुणांक हैं। जो c तो अचरांक है, a जो है वो x का गुणांक है और b जो है वो y का गुणांक है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये जो a b c जो हैं, ये क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। ये क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो मैं आप प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में ना, पहला क्वेश्चन जो रहता है 1-1 मार्क्स का, तो उसमें तुम्हें समीकरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं। तो तुम लोग पहले क्या करना, उसको मानक रूप में लाना। ax + by + c = 0 अगर मानक रूप में तो ठीक है। फिर देखना, अब देखो a b c वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या ने क्या होता है जानते हो? वास्तविक संख्या ने परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों का संग समुच्चय जो होता है वो वास्तविक संख्या। तो परिमेय में क्या होता है तुम्हें पता है ना? +, - 0 बटे में, ये सब संख्या परिमेय। जो करनी में होती हैं अखंड अनावर्ती दशमलव के रूप में, वो अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि वास्तविक संख्या में क्या आया? 0 प्लस, देखो यहाँ पे ये जैसे 0 प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, बटे की संख्या या करनी की संख्या, ठीक है। तो ये सब वास्तविक संख्या होती हैं। ये सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में तुम देख रहे हो लेकिन 0 भी आया, वास्तविक संख्या में 0 भी आया। तो a b c वास्तविक संख्या तो बोला जा रहा है, लेकिन a और b जो है ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। बाकी ये प्लस में, माइनस में, बटे में, मतलब प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, बटे में हो सकते हैं, करनी में हो सकते हैं। कौन? ये जो गुणांक है ये a या b, x और y नहीं, x और y वैसे ही रहेंगे, उनका घात 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, और c 0 हो सकता है, c जो है वो 0 हो सकता है क्योंकि अचरांक है। अब देखो a और b 0 क्यों नहीं होना चाहिए? ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, यानी कि एक चरांक हट गया। या अगर ये b 0 है तो ये वाला चरांक हट गया। तो जब चरांक हट गया तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं हुआ ना,
इसके लिए a और b 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें अगर पूछा जाएगा दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप, तो क्या लिखोगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। वैसे जब हम सवाल हल करते हैं ना, ये तो मानक रूप में ही रहता है, लेकिन जब सवाल हल करते हैं तो हम ज़्यादातर सवाल को ax प्लस बी वाई बराबर सी इस रूप में लेके हल करते हैं सवाल जब हल करना होता है। वैसे मानक रूप इसका ये है, ठीक है, लेकिन जब सवाल हल किया जाता है तो हम समीकरण को इस रूप में रखते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोला है? यह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। अभी मैं बताई ना तुम लोगों को, वास्तविक संख्याएं ए बी सी, तथा ए और बी एक ही समय में शून्य नहीं होते हैं। देखो अभी तुम लोगों को मैं बताई ना, ए और बी एक ही समय में शून्य नहीं होते। शून्य यानी 0, यानी ए या बी कोई भी, दोनों भी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे वह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है। अब यहाँ पे देखो उदाहरण दिया, जैसे ये उदाहरण है 3x = 4y - 12, तो ये तुम्हारा समीकरण है। तो इसका सामान्य रूप क्या होगा? देखो 3x - 4y + 12 = 0 कैसे आया? देखो ये 4y को जब हम यहाँ लाए तो माइनस हो गया, -12 को यहाँ लाए तो प्लस हो गया, तो ये उसको सामान्य रूप में लिखे तो क्या मिला हमको? 3x - 4y + 12 = 0। अगर तुमको बोला जाए कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को उसके सामान्य रूप में लिखो तो इस तरह से लिखना। कौन सा रूप है ये? ax + by + c बराबर 0। ठीक है, तो ये इसका सामान्य रूप है। उसके बाद देखो एक कृति है, तुम्हें कृति दिया गया, क्या बोला? निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। एक सारणी दी है, उसको पूर्ण करना है। सारणी में क्या दिया? देखो समीकरण दिया है और पूछा है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं। मतलब यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि वो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं, बताना है। तो देखो अभी पहला तुम्हारा क्या है? 4m + 3n = 12। देखो दो चरांक हैं, m और n चरांक है और दोनों का घात 1 है, इसके लिए देखो यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चरांक है लेकिन इसका घात क्या है? सबसे बड़ा घात देखो 2 है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे? ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ बताना है या नहीं, तो तुमने हाँ लिखा या नहीं लिखा। लेकिन अगर कभी कभी ऐसे भी आता है कि कारण भी बताओ, तब कारण बताना कि महत्तम घात, सबसे बड़ा घात, सबसे अधिक घात 2 है, इसलिए दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर x और y चरांक है, ठीक है, करनी में है, लेकिन करनी में क्या है? ये करनी में है, x और y नहीं है। दो चरांक है और दोनों का घात 1 है, मतलब यह रेखीय समीकरण है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अगला, देखो हमारा क्या दिया है? 0x + 6y - 3, 0x आ गया। देखो अभी x के साथ 0 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे संख्या क्या हो गई? 0, तो सिर्फ एक ही चरांक बचा। तो एक ही चरांक बचा, तो यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। देखा जाए तो x है, लेकिन 0 से कोई भी संख्या जब गुणा होती तो वहाँ 0 हो जाता है ना, तो x का चरांक ही हट गया, सिर्फ एक चरांक बचा, इसके लिए रेखीय समीकरण नहीं है। अगला उदाहरण देखो, 0.3x है, फिर देखो 0y, अब y के साथ 0 आ गया, तो यह भी नहीं है। x या y का जो गुणांक होगा ना, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा जो है ये वाला उदाहरण क्या बोला है? 4/x + 5/y = 4। तो ये देखो, ये देखा जाए तो बटे में आ गया, और बटे में है तो जब हम ऊपर लाते हैं तो तुम्हें पता है ना, -1 हो जाता है। ये तुम्हारा इस तरह से होगा, तो जब माइनस को हम प्लस में लाते तो बटे में हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे घात 2 चरांक है, लेकिन घात क्या है? ऋणात्मक है। घात जो है +1 नहीं है, -1 है, तो यह भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो x और y,
दो चरांक है लेकिन यहाँ पे इसका गुणा है और यहाँ पे ये y, तो यह भी नहीं है। ठीक है, तो यह सब दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। फिर इसके बाद अब तुम्हारा है युगपत समीकरण। देखो जब भी तुमको समीकरण हल करना होता है तो देखो तुम्हारे पास समीकरण दो चरांक में है। ठीक है, चरांक दो है, तो जब चरांक दो है और समीकरण को हल करना है तो हल करने के लिए हमको समीकरण भी तो दो लगेंगे ना। इसके लिए यहाँ पर लिखा युगपत रेखीय समीकरण। युगपत यानी दो युग, मतलब दो जो है समीकरण। तो देखो दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण, दो मतलब दो चरांक का होगा लेकिन समीकरण कितना है, दो रेखीय समीकरण का एक ही समय पर विचार करते हैं तब उन समीकरण को हम युगपत समीकरण कहते हैं। 9th में भी हम लोग पढ़े थे, जब तक हमारे पास दो समीकरण रहेगा तो ही हम समीकरण हल कर पाएंगे ना। तो जब दो समीकरण आ गया और दोनों भी दो चरांक वाले हैं तब उस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, युगपत रेखीय समीकरण। फिर यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण हैं समीकरण को हल करना। वैसे ये समीकरण हम 9th में हल कर चुके हैं, ये सवाल हमारा 9th में हल हो चुका है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर कोरोना महामारी की वजह से जो सिलेबस कम किया गया है तो उसमें ये उदाहरण एक हमारा कट है। ठीक है, मतलब ये तुम्हें पढ़ना है, ये सब जो कट किया है ये सब विधि निरसन करने की पद्धति हम लोग 9th में पढ़े थे ना। गुणांक को समान करके हल करना या चरांक का मान रख के हल करना। तो उदाहरण एक, उदाहरण दो, ये दोनों भी कट हैं। ठीक है, ये तुम लोगों को मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखो उदाहरण 3, उदाहरण 3 है, ये नहीं कट है। क्या दिया उदाहरण 3 देखते हैं। ये हम लोग 9th में भी पढ़े हैं इस तरह का सवाल। क्या लिखा है देखो, 15x + 17y = 21 और 17x + 15y = 11। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, देखो 15x है और 17y है। सेम चीज़ अगले समीकरण में देखोगे तो यहाँ 15x है, यहाँ 15y है, यानी कि यहाँ पे जो x का गुणांक है वो अगले समीकरण में y का गुणांक है और जो यहाँ पे y का गुणांक है वो अगले समीकरण में x का गुणांक है और इनको हमें हल करना है। तो जब इस तरह के सवाल होते हैं तो हम लोग क्या करते थे, याद है तुम लोगों को, हम लोग क्या करते थे, पहले तो समीकरण 1 माने और एक को समीकरण 2 माने और एक बार हम क्या करते थे कि समीकरण को एक बार जोड़ते थे और एक बार घटाते थे। इस तरह का सवाल हम 9th में भी हल किए हैं, सेम वही यहाँ पे भी करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, गुणांक को समान करना होता है। जब गुणांक को समान करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा, तो वो तुम्हारा जो है बहुत ही लंबा स्टेप होगा। इसके लिए इसको शॉर्टकट में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इन दो समीकरण में x और y के गुणांकों का स्थान परस्पर परिवर्तित है। तो इस प्रकार के युगपत समीकरण को हल करते समय दोनों समीकरण को जोड़ने और घटाने पर दो नए आसान समीकरण प्राप्त होते हैं। तो इन दो समीकरण को हल करना आसान हो जाता है। तो अभी देखो क्या कर रहे हैं, पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो जो भी पहला समीकरण है पहले लिखना, जो दूसरा हो दूसरा लिखना। जोड़ दिए 32x 32y और ये बराबर 32। अब देख रहे हो इस समीकरण में, इसमें तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, सब में देखो 32 कॉमन है, सब में हमारा क्या कॉमन है, 32 कॉमन है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 जो है कॉमन ले लिए। ठीक है, तो 32 को कॉमन लेके सवाल को आगे हल किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा 32 जो है वो कॉमन है ना, तो 32 को भाग दिए तो देखो क्या मिला, 32 से भाग दिए ना हमारा इसको जो है हमने, तो देखो 32 से इसको भाग दिए तो सिर्फ x बचा, इसको भाग दिए तो y बचा, इसको भाग दिए तो 1 बचा। तो हमारा समीकरण क्या आया, x + y = 1। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। तो देखो समीकरण 1 और 2 को जब हम घटाए तो हमें पता है ना, जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है और जो चिन्ह बदलेगा उसको कभी भी क्या करना, ब्रैकेट में लिखना। मैं तुम लोग को हमेशा बताई हूँ, जब भी घटाना होता है तो घटाते समय चिन्ह बदलता है, तो जो बदला हुआ चिन्ह है ना उसको तुम लोग ब्रैकेट में लिखना।
इससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि ये हमने चिन्ह बदला है, और हल करते समय बदले हुए चिन्ह को ही लेना। तो अभी देखो 15 में से 17 घटा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है ना, तो -2x। यहाँ 17 में से 15 घटा 2y, लेकिन बड़ी संख्या प्लस है, तो यहाँ देखो प्लस। फिर 21 में से 11 घटा 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, -2x + 2y बराबर 10। अब क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 कॉमन है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो जब इसको 2 से भाग दिए तो यहाँ पे देखो -x, 2 और 2 कट गया ना, इसको भाग दिए तो y। अब 10 को 2 से भाग दिए तो कितना मिला, 5। इसके लिए हमको यहाँ क्या मिला, ये हमारा जो है -x + y = 5। ये सब भाग करना नहीं है, ये तुम्हें यहाँ पे से कथन में लिखना है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 4। ठीक है, हमें समीकरण 3 क्या मिला था, x + y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 3 है, और ये हमारा समीकरण 4 है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो आसान हो गया ना दोनों समीकरण। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 समीकरण में, यहाँ पे देखो +x है, यहाँ -x है, यहाँ +y है, यहाँ +y है। ठीक है, तो देखो गुणांक x का भी समान है, गुणांक y का भी समान है, लेकिन चिन्ह देखो x में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो जब चिन्ह जो है विपरीत होते हैं, तो तुम्हें याद है, तुम लोग को मैं 9th में बताई थी, जब विपरीत चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं, और अगर सेम चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं। क्यों जोड़ते हैं, ताकि वो x और x कट जाए ना। अगर घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कट नहीं पाएगा, तब y का चरांक कट जाएगा। तब हम क्या होगा, y का चरांक। फिलहाल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 और 2 4 को जोड़ने पर। तो देखो जोड़े हैं, तो जोड़ने पे क्या हुआ, +x -x कट गया, और y और y जुड़ के 2y, 1 और 5 जुड़ के 6। तो y बराबर कितना हो गया, यहाँ पे देखो y बराबर क्या हुआ, 6/2। कितना हुआ, y बराबर 3। तो y का मान 3 मिला। अब y का मान 3 मिला ना, अब इस मान को ये दोनों में से किसी भी एक में रखो, जिसमें आसानी से तुम लोग हल कर पाओ, और उसमें रख के सवाल को हल करना। यहाँ पे देखो समीकरण 3, ये हमारा समीकरण 3 है ना, इसमें रखा है। इसमें आसान है ना, क्योंकि सब प्लस है, इसमें क्या माइनस आ जा रहा है। जिसमें भी तुम 3 4 किसी में भी रख सकते हो, जिसमें तुम आसानी से हल कर सको। तो समीकरण 3 में रखने पर क्या मिला, देखो समीकरण 3, x + y बराबर 1 है, तो y का मान 3 रखे, फिर पक्षांतर किए, तो यहाँ प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया। तो कितना मिला, देखो ये जो है 3 में से 1 घटा 2, अब बड़ी संख्या माइनस है तो -2। तो x का मान हमको कितना मिला, -2, और y का मान हमको मिला था 3, और x का मान -2। तो समीकरण का हल क्या होगा, देखो जब भी तुम्हें सवाल आया है तो हल लास्ट में लिखना है। तो क्या मिला, xy बराबर -2 और 3 समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण 3 था। अब हमें प्रश्न संग्रह 1.1 में आना है। प्रश्न संग्रह 1.1 हमारा, अभी देखो तुम लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट ने जो सिलेबस कम किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस कट हैं। तो 1.1 में देखो ये हमारा पहला सवाल पूरा कट है, ये तुम लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, मैं कट करवा चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल है, ये तो पहला सवाल कृति का था, अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल युगपत समीकरण हल करना है। तो ये जो युगपत समीकरण हल करना, ये पूरा 6 तक कट है। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को पहले भी, ये सब कट है यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां तक पूरा कट है। ठीक है, हमें कौन सा सवाल हल करना है, 7वां और 8वां सवाल। तो देखो ये सवाल हमारा उसी तरह से अभी जो उदाहरण 3 हम देखे थे, देखो 99x और 101y, 99x 101y, ठीक है, बराबर 499। यहाँ पे 101x 99y। तो देखो यहाँ पे जो x का गुणांक है वो यहाँ y का गुणांक है, और जो यहाँ पे y का गुणांक है वो यहाँ पर
x का गुणांक है। तो सेम अभी हम हल किए थे ना, क्या करेंगे, एक बार हम समीकरण को पहले एक और दो नाम देंगे और फिर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा समीकरण को हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने तथा घटाने पर दो सरल समीकरण प्राप्त होंगे। जैसे अभी हमने उदाहरण में किया ना, तभी हम पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर मालूम है क्या है, यहाँ देखो, ये दोनों जोड़ के 200x, ये दोनों जुड़ के 200y और ये सब जुड़ के कितना मिला हमको, 1000। अब देखो क्या कॉमन है, ये सब में क्या कॉमन है, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हम क्या किए हैं, जोड़े हैं। जोड़ने पर देखो प्लस है ना, क्या कॉमन है, 200। देखो 200 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को किससे भाग देंगे, 200 से। तो हम लिखेंगे प्रत्येक पद को 200 से भाग देने पर। ठीक है, तो भाग दिए, तो देखो यहाँ पे इसको 200 से भाग दिए तो x बचा, इसको 200 से भाग दिए तो y बचा, इसको 200 से भाग दिए तो 200 गुणे 5 1000 होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब हमको समीकरण ये जोड़ने पे प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, समीकरण को घटाना है। एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ये हमारा समीकरण 3 था। अब देखो घटाए तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा। तो जब भी मैं तुम लोगों को सिखाई हूँ चिन्ह बदलना, उसको ब्रैकेट में डालना। ठीक है, तब देखो यहाँ पे 101 में से 99 घटा 2x। अब यहाँ पे देखो 99 और 101 है, ये दोनों घटा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, माइनस, तो इसके लिए -2y। फिर यहाँ पे देखो 501 में से 499 घटा, कितना मिला, 2। ठीक है, क्या कॉमन है, देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इस सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो क्या किया, प्रत्येक पद को 2 से भाग दिए। तो यहाँ पे 2 से भाग दिए तो x बचा, यहाँ 2 से भाग दिए तो -y, यहाँ 2 से भाग दिए तो 1 बचा। ये हो गया हमारा समीकरण 4। हमको समीकरण 3 यहाँ मिल चुका है, x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4 है ना, ये तुम्हारा समीकरण 3 है, ये 4 है। तो देखो x का गुणांक भी समान है, y का गुणांक भी समान है, लेकिन y का चिन्ह विपरीत है। तो जब y का चिन्ह विपरीत है तो जोड़ेंगे। ठीक है, किसी भी एक चरांक को ले लेना, चाहे x को ले लेना चाहे y को ले लेना, और फिर उस हिसाब से निश्चित करना। अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो घटा देना, और अगर दोनों का चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देना। फिलहाल यहाँ पे देखो y का गुणांक समान ही है ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे घटा, यहाँ पे जोड़ दिए। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस है और ये माइनस है। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे लिखना होगा, कारण लिखना होगा, लिखा ना, y का प्रतिविलोपन करने के लिए समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ेंगे। तुम डायरेक्ट खाली इतना ही लिखना, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। ये इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं विलोपन वाला। तो जोड़े तो क्या हुआ, देखो ये दोनों कट गया। ठीक है, बचा क्या, 2x, x और x जुड़ के 2x, 5 और 1 जुड़ के 6, तो 2x बराबर 6। तो x क्या हो गया, 6/2। हल करके दिखाना होगा तुम्हें, ये स्टेप लिखना होगा, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन तुम्हें लिखकर दिखाना है। हर एक स्टेप लिखना है, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं। ठीक है, कहीं भी मार्क्स काटने का, बोर्ड वालों को मार्क्स काटने का मौका देना ही नहीं। ठीक है, इस तरह से सवाल हल करना। तो x का मान कितना मिला, x बराबर 3 मिला। ठीक है, अब x का मान हमको 3 मिल गया। अब इस x का मान को क्या करोगे, किसी भी एक समीकरण में रखो। तुम्हारे पास 2 समीकरण है, 3 और 4, किस में आसानी से रख सकते हो, चाहे 3 में रखो चाहे 4 में, जिसमें तुम आसानी से हल कर सको। तो यहाँ पे अब ये क्या किया, x का मान 3 में रखने पर, यहाँ लिखा प्रतिस्थापित करने पर, तुम लोग उसकी जगह पे रखने पर लिख सकते हो। प्रतिस्थापित करने पर की जगह लिख सकते हो रखने पर। अगर ये शब्द याद है प्रतिस्थापित, तो इसी को लिखो। मान लो शब्द याद नहीं है तो लिख सकते हो समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो क्या रख रहे हैं, x बराबर 3 मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में। किसी में भी रख सकते हो जिसमें तुम आसानी से हल कर पाओ। तो देखो यहाँ पे 3 में रखा, x का मान 3 है, तो यहाँ 3 प्लस y बराबर 5। अब क्या करोगे, 3 को पक्षांतर करोगे,
पक्षांतर करोगे तो घट जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो गया, तो y का मान कितना हो जाएगा 2। तो y का मान हमको मिला 2। x का मान हमको 3 मिल चुका है, y का मान 2। ठीक है, लेकिन अभी हमारा सवाल कब हल होगा, जब हमें आगे लिखना होगा समीकरण का हल। तो हम लिखेंगे xy बराबर 3 2 यह समीकरण का हल है, तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होता है। हल पूछा है तो हल के रूप में लिखना है, पहले x का मान बाद में y का मान। कभी भी पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने 7वां सवाल हल किया। अभी हमारा 8वां सवाल, हमको 7वां 8वां ही हल करना। 1.1 में बाकी सारे सवाल कट हैं। ठीक है, पहला पूरा कट है और दूसरे में 6 तक कट है। 7वां अभी हमने हल किया, अब 8वां हल करेंगे। 8वां सवाल हमारा क्या है, देखो 49x माइनस 57y और यहाँ पे 57x माइनस 49y। सेम वैसे ही सवाल है। देखो जो x का गुणांक है वही y का है और जो y का है वही x का। चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ गुणांक देखना है। ठीक है, तो सेम वही करेंगे। एक बार ये दोनों समीकरण को पहले नाम देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, और एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को घटाएंगे। तो देखो दोनों समीकरण को जोड़ने घटाने पर, तो पहले जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ेंगे तो क्या मिला, देखो जोड़ने पर ये तुम्हारा जोड़े तो इसको दोनों को जोड़ने पर 106x, ये दोनों को जोड़ने पर 106y, लेकिन यहाँ देखो माइनस लिखा है। क्यों जुड़ा ये, देखो दोनों भी माइनस हैं, यहाँ तो दोनों भी प्लस था तो जुड़ गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तुम्हें पता ना, जब दोनों भी माइनस होता है तो हम उसको जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का। इसके लिए दोनों जोड़ के 106y और माइनस, यहाँ पे भी सब प्लस प्लस है तो जुड़ गया, तो जुड़ के इतना मिला। ठीक है, 424। अब देखो क्या कॉमन है, इस सब में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे 106 से भाग दिया, 106 कॉमन है तो इसको किससे भाग दिया, 106 से। तो देखो जब 106 से भाग दिया तो यहाँ पे x, यहाँ माइनस y, और 106 गुणे 4 424 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो हमको समीकरण 3 क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को घटाएंगे। पहले हमने जोड़ लिया, अब हम घटाएंगे। तो घटाने पर पता है ना चिन्ह बदलता है, तो जो चिन्ह बदलेगा उसको क्या करोगे, कोष्टक में लिखना। घटा रहे तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, जो चेंज करोगे ना उसको ब्रैकेट में लिखना, और जो चेंज हुआ है वो लेके हल करना, इसको लेके हल करना है। ठीक है, तभी देखो 49 और 57 घटाना है, 57 और 49। तो यहाँ पे ध्यान देना 57 बड़ा है और ये माइनस है, इसके लिए देखो माइनस 8x। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस 8y। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये संख्या बड़ी है तो इसमें से घटाए माइनस 80, इसके लिए सब माइनस लगाए। क्यों माइनस लगा समझ में आया, देखो यहाँ पर ये माइनस यहाँ है और 57 बड़ा है तो माइनस लग गया, यहाँ माइनस यहाँ है 57 बड़ा तो यहाँ माइनस लग गया, यहाँ 252 ये माइनस ये बड़ा है इसके लिए यहाँ पे माइनस लग गया। अब देखो कॉमन क्या है, सब में क्या कॉमन है, माइनस। मतलब यहाँ पे सब में क्या कॉमन है, देखो 8 कॉमन है ना, तो क्या करेंगे 8 से भाग दे दी, तो माइनस x माइनस वाई बराबर माइनस 10। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखो हमारे पास समीकरण 3 और 4 हैं। क्या है, समीकरण 3 ये है हमारा, समीकरण 4 ये देखो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 और माइनस x माइनस वाई बराबर माइनस 10। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक भी सेम है, y का गुणांक भी सेम है, लेकिन x में देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों भी माइनस है। तो क्या करोगे, समीकरण को जोड़ दोगे तो x और x कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देना,
तो जोड़ दिए तो देखो x और x कट गया। जोड़ने पे देखो चिन्ह नहीं बदलता है ना, इसके लिए प्लस एक्स ये माइनस एक्स दोनों कट गया। मगर यहाँ देखो माइनस वाई दोनों भी माइनस है तो जुड़ गया। एक एक है ना, कुछ नहीं मतलब एक है तो एक और एक जुड़ के 2y और माइनस माइनस माइनस। जब भी दोनों भी चिन्ह सेम होता है ना तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस लगाते हैं। कुछ नहीं लिखा मतलब एक है, एक और एक जुड़ के 2y। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, मतलब 10 में से 4 घटा 6, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, माइनस, इसके लिए -6। ठीक है, तो हमको क्या मिला, -2y बराबर -6। अब पक्षांतर करोगे तो y क्या हो जाएगा, -6 बटे -2। हल करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना कोई भी। माइनस माइनस कट गया, 2 गुणे 3, तो y का मान हमको कितना मिला, 3। तो y बराबर 3। अब y का मान 3 मिला ना, अब इसको किसी भी एक समीकरण में रखो। ये हमारा समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है, जिसमें तुम आसानी से हल कर सको उसमें रख लो y का मान। तो यहाँ पे क्या किया, y का मान किस में रखा गया, समीकरण 3 में। तो y का मान कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में। ये समीकरण 3 है। तो देखो यहाँ पे y की जगह पे 3 लिखा, लेकिन यहाँ -y था तो ये माइनस हो गया। अब इसको हमें पक्षांतर करना है तो यहाँ जाके माइनस, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो x बराबर क्या हो गया, 4 + 3 कितना मिला, 7। यानी x का मान हमको कितना मिला, 7। तो x 7 मिला और y हमको 3 मिला है। तो समीकरण का हल। ध्यान देना, तुमको चाहे पहले x का मान मिले चाहे पहले y का मान, कोई भी मान पहले मिले, लेकिन जब तुम लोग हल लिखना तो पहले x लिखना और बाद में y लिखना। ठीक है, और x का मान पहले लिखना, y का मान बाद में लिखना। ये ध्यान रखना हमेशा। कोई भी मान, कभी कभी क्या होता है, हमको पहले y मिलता है बाद में x मिलता है, कभी कभी हमको पहले x मिलता है बाद में y। तो तुम लोग इस तरह से हल करना। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, 7वां सवाल, 8वां सवाल ना, 7वां और 8वां सवाल। ठीक है, हमको 2 ही सवाल हल करने थे, 7वां और 8वां। 1.1 का सारा सवाल हमारा कट है, पहला सवाल भी कट है, दूसरे का 6 तक पूरा कट किया हुआ है, और 7वां 8वां का। ये असल में कट क्यों किया हुआ है, एक्चुअली तुम लोगों को स्वयं अध्ययन के लिए, ये तुम लोग 9th में पढ़ चुके हो ना, तो स्वयं अध्ययन के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे तो वहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना। और ये भी ध्यान देना हमेशा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय में जब तुम तैयारी करोगे तो तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स मिलेंगे, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड्स तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं और वो हमारे पास टाइम लिमिट रहता है, तो हमको फटाफट करना होता है। मगर बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्टकट नहीं अपनाना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक स्टेप्स पे मार्क्स होते हैं। अगर तुमने यहाँ शॉर्टकट अपनाया तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। इसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स जब देना तो कहीं भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। ठीक है, तो हमारा 1.1 प्रश्न संग्रह जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।